जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो कम से मिनिमम दो होने चाहिए, अधिक कितनों भी हो उससे फर्क नहीं है। तो जब मिलने के बाद जब नया पदार्थ बनता है उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के गुण में अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। जब इस पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनता है तो उस दौरान जो है इस पदार्थ का जो भी पदार्थ होगा, जो पदार्थ वहाँ पे उस स्थिति में होगा, जो भी पदार्थ है, तो उस दौरान इस पदार्थ के गुण में अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी जब अभिक्रिया हो गया, नए पदार्थ बन गया, तो मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। तो वो नहीं बदला जा सकता तो किस में होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। वो क्या होगा? तब वो अस्थायी परिवर्तन होगा। तुम लोग इधर ध्यान दो, इधर चूँकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा? अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होगा? इसका बिल्कुल अलग अलग होगा। क्या होगा? इसके भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इस कई सारे, बस यही सब बेसिक क्वेश्चन जो है पिछले के सालों में रेलवे एग्जाम पूछा गया। अब क्यों होगा अलग अलग? क्योंकि यह अस्थायी परिवर्तन का रूप धारण कर लेता है, जो कि नया जो पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ पे भोजन का पाचन। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? भोजन दांत उसको क्या करेगा? छोटे छोटे अणु में बदल देता है। तो भोजन का पाचन। दही का जमना, दूध से दही जो जम जाता है, क्यों? लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा होता है। फिर अगर दही से दूध जमाना होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो दही जमना। उसके बाद लोहे में जंग लगना। तो ये सारे आपका जो उदाहरण है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया के ये सब महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो कि हाल ही के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पहचान कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया इस पदार्थ में हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हम लोग उसको पहचानने के लिए ये चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला है पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, कि पदार्थ का स्थिति क्या है, ठोस है या द्रव है या फिर गैस है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, वो चेक करेंगे। दूसरा नंबर में है रंग में परिवर्तन, कि इसका रंग पहले क्या था, अभिक्रिया होने से पहले क्या था, यानी उत्पाद होने से पहले क्या था, अभी क्या है। तीसरा है गैस का उत्सर्जन, इससे क्या गैस निकल रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, इसका पहचान करेंगे। अगला है उष्मा, यानी कि उष्मा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण होना। उष्मा का ये अवशोषण हो रहा है या फिर उष्मा को ग्रहण कर रहा है, इसका भी हम लोग देख कर पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन। तापमान में क्या है? परिवर्तन। तो पहले के उस पदार्थ का तापमान कितना था, अब जो नया पदार्थ बन गया है उसका तापमान क्या है। तो इस सब के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि जो पदार्थ है उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोग तो इसको पूरा समझ गए हैं। चलिए अब यहाँ पे इस स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमने वो स्टार बनाया है, पॉइंट किया, नोट किया इसको। A+B, इधर में तीर चिन्ह, इधर में लिखा है AB है। जो इस तीर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला तीर, इसके जो बाईं ओर है उसको कहते हैं हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और इस तीर के जो दाईं ओर है उसको बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। हमने आपको एक माना है कि ये A है, पदार्थ है, और ये आपका B पदार्थ है। कुछ भी रख सकते हैं, XYZ कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इस तीर के बाईं ओर जो होगा वो अभिकारक होगा और इसके जो दाईं ओर होगा वो होगा आपका उत्पाद। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। क्या है? कोई भी रासायनिक समीकरण है, क्योंकि एग्जाम में आप दे देता है कि रासायनिक समीकरण दे दिया, पूछ देगा कि इसका संतुलित करें, इनमें से कौन सा संतुलित समीकरण है।
क्योंकि आप हाल ही के एग्जाम में यही सब प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो उस संतुलित करने की एक विधि है, उस विधि को कहते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि भी इसको कहते हैं। आप किस विधि से हम लोग संतुलित करेंगे? सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोग को, समीकरण को लिखना पड़ता है। जो भी दिया रहता है समीकरण उसको पहला हम लोग लिखते हैं। उसके बाद है तत्वों की पहचान करेंगे। तत्वों की क्या करना है? पहचान करना है कि तत्व धातु है, अधातु है या फिर उपधातु है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या को गिनना दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ मतलब कि अभिकारक का भी और उत्पाद का भी गिन कर लिखना है परमाणु संख्या। तीसरा काम करेंगे। और अगला है गुणांक करना है। अगला क्या है? गुणांक करना है, यानी गुणा करके हमको उस समीकरण को संतुलित करना है। सबसे अंतिम में है क्या करना है, जब गुणा हो जाएगा, गुणा करने के बाद जो है तब दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या करना है? बराबर करना है। अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ, दोनों तरफ क्या करना है? तो हमें परमाणु संख्या बराबर करना है। अगर परमाणु संख्या मेरा बराबर हो जाता है तब समीकरण मेरा क्या होगा? संतुलित समीकरण होगा। ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है और नीचे वाला जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित में देख लीजिए, ये आपका लोहा है, पहला समीकरण को लिख दिए। अगला उसके बाद तत्वों को पहचानें कौन तत्व है। देखते हैं कि ये धातु है, ये लोहा है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, फिर लोहा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। परमाणु संख्या गिनेंगे, इसका कितना परमाणु संख्या, तीर के बाईं तरफ इसका 1 है, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। उसी प्रकार उसको भी गिन लेंगे। गुणांक करेंगे, मतलब देखेंगे कि गुणांक करने के बाद जो है बराबर हो रहा है कि नहीं। जब गुणांक हो जाएगा तो अंतिम में क्या करते हैं? परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं। जैसे आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है लिखा हुआ है, तो इसमें कितना परमाणु हो गया लोहा में? तो 1 गुना 3 कितना हो गया? 3 इसका परमाणु संख्या वाला होगा। अब इस साइड देख लीजिए, यहाँ भी इसका 3 परमाणु संख्या है। आप यहाँ देखिए, आप इसके बाद हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का 4 दूना 8 परमाणु संख्या। यहाँ पर भी देख लीजिए हाइड्रोजन का 4 दूना 8 हो गया। ऑक्सीजन का देख लीजिए 1 गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 4 इसका परमाणु संख्या। और इस साइड भी देख लीजिए तो 4 इसका परमाणु संख्या हो गया। यानी कि जब इस तीर के बाएं और दाएं दोनों तरफ अगर परमाणु संख्या बराबर है तब कहेंगे कि यह समीकरण संतुलित समीकरण है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है विस्थापन या फिर अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन या अपघटन अभिक्रिया हो गया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और उसके बाद है चौथा नंबर पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम पहला लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, कितने? 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनता हो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, याद रखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो तीर के बाईं ओर होगा जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता हो या बनता हो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ ही होता है जोड़ना, आपस में जोड़कर कोई तीसरा चीज़ बनता हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है संयोजन। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, जब जल के साथ अभिक्रिया किया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और साथ में उष्मा का भी उत्सर्जन हुआ है। तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसी को हम लोग बिना बूझा चूना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बिना बूझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बूझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना। नेक्स्ट है कोयले का दहन, यानी कोयले का जलना। जब कोयला ऑक्सीजन के साथ में तो जलने लग जाए, क्या बनेगा उत्पाद के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड।
जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CH3OH। CH3OH जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, मिथेनॉल, या फिर इसे मेथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। मिथेनॉल को ही मेथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन का निर्माण होगा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब फिर जल बने 2H2O। 2H, तो यहाँ पे हो गया 2H2O बनेगा, इसको O होगा यहाँ पे, यानी कि ये जल का निर्माण हो। क्या बनेगा, जल बनेगा। वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन का अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकर्मक, एक अभिकारक जो है छोटे छोटे भाग में अलग होते हैं। किस रूप में, उत्पाद के रूप में अलग होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे एक मान लीजिए कि ये आपका अभिकारक है, एक अलग हो गया और ए भी अलग हो गया और बी भी अलग हो गया, यानी कि उत्पाद जो बना बिल्कुल अलग अलग बना है। उत्पाद छोटे छोटे रूप में उत्पाद में बनते हैं। कुछ यहाँ पे इसका जो है वियोजन अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण भी है। कौन कौन सा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर संगमरमर भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम उष्मा देते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तब फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलता है, तो उसको कहते हैं फेरस सल्फेट कहते हैं। ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड और उसके बाद बन गया, क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी ये गैस हो गया। अगला है इसका पॉइंट, जब लैंड नाइट्रेट PbNO3 लैंड नाइट्रेट को जब काफ़ी गर्म किया जाता है तब फिर क्या बनता है, उत्पाद के रूप में लैंड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इसमें जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग आपका भूरा रंग का होता है। भूरा रंग इसका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। पॉइंट, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दो ऐसे उदाहरण हैं जो कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के दो ऐसे उदाहरण हैं जो कि सूर्य प्रकाश के द्वारा जो है अपघटित होता है। जब सिल्वर क्लोराइड पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसे रखा जाता है तब ये दो भाग में अलग हो जाता है। एक बन जाता है आपका सिल्वर और दूसरा बन जाता है आपका क्लोरीन बन जाता है। उसी प्रकार जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी सूर्य प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में से रखा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को, तब ये फिर सिल्वर में सिल्वर बन जाता है, उसके बाद फिर ब्रोमाइड बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पिछले कई सारे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी हमने यहाँ पे बताया है ये पिछले कई सारे रेलवे के एग्ज़ाम में खास कर पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको अगर रेलवे का तैयारी करते हैं तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो नंबर हम बताए यहाँ पे फार्मूला, केमिकल फार्मूला सारे का सारे पूछा गया है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अब हम लोग जानेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाला तत्व क्या कर रहा है, एक अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि एक अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को साइड करो, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और इसी प्रकार हम लोग के जीवन में भी होता है। क्या जो
हमारे समाज में जो दिखेगा कि जो धनवान लोग होते हैं उसको पहला प्राथमिकता दिया जाएगा, और जो गरीब तबका का लोग होता है उसको जो है अंतिम रखता है। तो समाज का ये सब रीति रिवाज है। चलिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए आप चलते हैं। लोहा, जब लोहा कॉपर सल्फेट जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, क्या बनाता है उत्पाद के रूप में, फेरस सल्फेट, और उसके बाद कॉपर बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिखिएगा कि जो लोहा है ये प्लस, ये बिल्कुल अलग है इससे, बीच में प्लस का चिन्ह यहाँ पे। तो हुआ क्या कि कॉपर जो है लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। इस वजह से क्या हुआ कि जो लोहा है ये किसके साथ संबंध बना लिया, तब क्या बना यहाँ पे, फेरस सल्फेट, और कॉपर को साइड कर दिया, अलग कर दिया उसको। नेक्स्ट इसी प्रकार है, जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ करता है तब उत्पाद के रूप में क्या बना है, जिंक सल्फेट और कॉपर। सेम यहाँ भी यही हुआ है कि जिंक जो है कॉपर को हटा दिया कि भाई तुम साइड हो जाओ, तुम्हारा इसके साथ संबंध नहीं बन रहा है, तुम इसके बराबर नहीं हो। और सही बात है, जीवन में उसी को अपना साथ मानिए जो अपने लेवल का आदमी हो, अपने लेवल में रहता हो, उसको सबसे अच्छा दोस्त मानिए। तो ये आपका जो जिंक है कॉपर को यहाँ से इसको निकाल दिया, तो जिंक किसके साथ संबंध बना लिया, सल्फेट, यानी कि क्या बन गया इससे, कॉपर जिंक सल्फेट बन गया, और फिर कॉपर को यहाँ से कॉपर को साइड कर दिया। चलिए अगला है यहाँ पे लैंड है, जब लैंड कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया है तो उत्पाद के रूप में क्या बना है, लैंड क्लोराइड, और फिर कॉपर को अलग किया है। तो यहाँ भी क्या हुआ है कि लैंड जो है कॉपर को विस्थापित यहाँ पे कर दिया है और संबंध बना लिया किससे, लैंड किससे बना लिया है, क्लोराइड से, लैंड क्लोराइड। तो यहाँ पे जिंक और लैंड है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी जो अधिक अभिक्रियाशील रहता है वो अपने कम वाला जो अभिक्रियाशील रहता है उसको विस्थापित कर देता है। तो यहाँ से भी पिछले सारे रेलवे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। अब हम लोग जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जानेंगे कि क्या ये वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक जो होता है, अभिकारक जो कि तीर के जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तीर के बाईं साइड वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। उस अभिकारक के बीच जो आयनों का आदान प्रदान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयन की बात करते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयन। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया है तो उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट बना है और फिर सोडियम क्लोराइड बना है। तो इसमें क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो उसमें क्या हुआ कि एक अपना जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर तो ये धनायन ग्रहण किया है। तो सोडियम क्या होता है, धनायन होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार बेरियम भी धनात्मक होता है और क्लोराइड भी जो है आपका ऋणात्मक होता है। क्या हुआ यहाँ पे, ये बेरियम जो है, बेरियम किसके साथ संबंध बनाया है, किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या बन गया यहाँ पे, बेरियम, सोडियम सल्फेट था तो वहाँ क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। उसी प्रकार ये सोडियम जो है किसके साथ संबंध बनाया है, तो क्लोराइड के साथ। तो क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड बन गया। चलिए आगे नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया किया है तो उत्पाद के रूप में सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना है। तो यहाँ भी यही हुआ है कि जो सोडियम है जो धनात्मक है वो आपका किसके साथ संबंध बनाया, नाइट्रेट के साथ बनाया है। तो क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट बन गया। फिर यहाँ